I will share it with the honorable members. Thank you. Virender Singh. धन्यवाद सभापति महोदय। शिकायत प्रतिदूषण तंत्र इसके भाग 9 में स्वयं न्यायालय या अभिकरण या राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा दिए गए प्रत्येक पंचायत जारी आदेश या उसके समक्ष किए गए समझौते का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के अधीन सिविल न्यायालय के आदेशों और डिक्री के निष्पादन के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह के अधिकार राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम के तहत जो उपभोक्ता न्यायालयों को शक्तियां प्रदान की गई हैं, उसी प्रकार श्रम न्यायालयों को भी आदेश के निष्पादन के लिए शक्ति प्रदान की जाना चाहिए, ताकि लेबर कोड से ही उसका पालन हो सके और डिक्री के निष्पादन के लिए कर्मकार को अनावश्यक रूप से कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अब इसमें शिकायत प्रतिदूषण तंत्र के भाग 10 में यथास्थिति श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण किसी पंचायत आदेश या समझौते को अधिकारता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को पारित निश्चित करेगा और ऐसा सिविल न्यायालय उस पंचायत आदेश या समझौते का निष्पादन ऐसे करेगा मानो उसके द्वारा पारित की गई। माननीय सभापति महोदय जी, यानी निर्णय एक कोर्ट करेगा, उसका पालन दूसरा कोर्ट करेगा और कर्मचारी को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इसका हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं। अतः मेरा इस संबंध में स्पष्ट रूप से कहना है कि कोई समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और ताकि उसका जो निर्णय जो है ना, उसके कर्मकार के जीवन पर उसका निर्णय का प्रभाव ना पड़े और सीमित समय अवधि में उसको उसके भाग्य का फैसला हो सके, उसको न्याय मिल सके। और एक और सिफारिश स्टैंडिंग कमेटी ने की थी और उस सिफारिश को भी इस बिल में कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया। ये सिफारिश थी कि ट्रेड यूनियनों को अनिवार्य मान्यता। समिति यह नोट कर गंभीर रूप से चिंतित है कि नियोजकों को जैसे ही कर्मकारों द्वारा अपने संघों को पंजीकृत कराने के प्रयास की सूचना मिलती है, नियोजक कर्मकारों को स्थानांतरित और पीड़ित करना प्रारंभ कर देते हैं। समिति महसूस करती है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत शामिल औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा पंजीकृत श्रम संघों को अनिवार्य मान्यता दिए जाने हेतु अधिनियम में विशेष उपबंध किया जाए। यह इतनी महत्वपूर्ण सिफारिश थी और इतनी महत्वपूर्ण सिफारिश को इस उपबंध में कोई स्थान नहीं दिया गया है। कोई भी जब यूनियन का रजिस्ट्रेशन होता है, 7 कर्मकार मिलकर और वहां का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होता है, उस डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर के यहाँ जाके पंजीयन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो नियोजक के जो संबंध होते हैं वो इन जिला श्रम अधिकारी के यहाँ संबंध होते हैं और वो नियोजक को सूचना दे देते हैं। जैसे ही नियोजक को जानकारी मिलती है, वो उन कर्मचारियों को प्रताड़ित करना शुरू कर देता है, उनके ट्रांसफर करना उसको ट्रांसफर वहां से हटाना प्रारंभ कर देता है और भी उनकी ड्यूटियां ऐसे स्थान पर लगाना प्रारंभ कर देता है जिससे कि वो परेशान होकर और जिस तरह का वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उस काम को और वो करने से पीछे हट जाए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फैक्ट्री में, कारखानों में, इंडस्ट्रियों में यूनियन को मान्यता देने के लिए और अगर ये सुधार माननीय मंत्री जी लाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा, सकारात्मक कदम होगा और इस संबंध में निश्चित रूप से और माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे, कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे ही असंगठित कामगारों का जो सामाजिक सुरक्षा विधेयक है और इसको 2008 में पारित किया गया था, इस बारे में भी स्टैंडिंग कमेटी में कहा गया था कि इसमें फंड की क्या व्यवस्था है। इसमें नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड जैसी एक व्यवस्था होना चाहिए। 2-2, 3-3 साल तक और निवेदन करने के बाद भी असंगठित कामगारों के लिए पिछले बजट में मात्र 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछला बजट 11,06,000 करोड़ रुपए का लाया गया था, जिसमें असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा फंड की पहल के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया गया। माननीय सभापति महोदय जी, सिर्फ ये असंगठित क्षेत्र का श्रमिक ही नहीं, मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो भवन निर्माण के काम में लगा हो श्रमिक हो, चाहे वो खेती के क्षेत्र में लगा हुआ, चाहे वो बीड़ी के निर्माण में लगा हो, चाहे वो हाथ ठेले में धक्का देने वाला श्रमिक हो, चाहे वो चाय बागान में काम करने वाला श्रमिक हो, ऐसे सारे श्रमिकों के बारे में और समग्र रूप से और अगर विचार करके इस विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए और अगर कदम उठाए जाएंगे तो हम जो श्रमिकों के बारे में और कामगारों के बारे में इस विधेयक के माध्यम से चिंता कर रहे हैं, वो विधेयक हमारा ज्यादा प्रभावी बन सकेगा और कामगारों को उसका बेहतर ढंग से हम लाभ भी दे सकेंगे। आज सारे देश के कामगारों की जो दृष्टि है ना, बड़ी आशाभरी नजरों से और मैं बाइंडर भी कर रहा हूं और हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ परंपरा है कि हम विभिन्न संशोधन लाकर जो विधेयक आते हैं उनमें जो कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करके वो विधेयकों को अच्छे से अच्छे रूप में कर्मचारियों को अधिकार दिए जाएं, उनकी शिकायतों का निवारण किया जाए, इस बार विचार करते हैं।
सभी बिंदुओं पर सम्यक रूप से गंभीरता से विचार करके और विधेयक को और भी अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहता हूं, आप इतना भी प्रयास कर सकते हैं और आप आगे बढ़ के आप कदम बढ़ा सकते हैं, सरकारी संशोधन ला सकते हैं और इस सरकारी संशोधन को लाके इन सारी कमियों को दूर करके और इस विधेयक को औद्योगिक संबंधों की दृष्टि से एक बेहतर विधेयक बनाया जा सकता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस संबंध में गंभीरता से विचार करेंगे और कामगारों के लिए उनको लाभ देने के लिए ये जो आप विधेयक लाए हैं वो प्रभावी रूप से काम कर सकेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। श्री शैलेंद्र कुमार। माननीय सभापति महोदय।